नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज के नए आंदोलन की। एक दूसरा मूवमेंट जो पंजाब के किसान उसको लीड कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर वो पहुंच चुके हैं और हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं। अब दिन भर क्या होगा, वहां से बड़ी खबरें जो है वो आने वाली है। अब आप सोचकर देखिए, इस मानसून सत्र की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की है। एक तरफ सरकार की अगर हम देखें तो सरकार कुछ ऐसे बिल लाने जा रही है जो शायद इतिहास में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ जो है वो ये सरकार कर सकती है। तो दूसरी तरफ इस सरकार के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता है और जो ताकतें इस तरीके का जो है वो करने के लिए तैयार है, वो सब कुछ करके दे रही है। अब कल का जो आंदोलन था उसमें छात्रों की आड़ ली गई। नीट का बहुत बड़ा मुद्दा था। छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई, ये एक जो है वो बड़ा मसला हो सकता था और जिन व्यक्तियों को इसमें जो है वो पकड़ा गया है उनको सख्त सजा भी मिलनी चाहिए। सीधे तौर पर इस तरीके का कानून होना चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आकर यह बात क्यों अड़ गई। तो धर्मेंद्र प्रधान, सच्चाई यह भी है कि यूजीसी के जो नियम आए, उन नियमों के बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग, आप उसको स्वर्ण वर्ग कह सकते हैं, स्वर्ण समाज कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र प्रधान से नाराज था। तो यह धर्मेंद्र प्रधान का एक नेगेटिव पॉइंट जो सामने है। लेकिन दूसरा, नीट का जो पेपर लीक हुआ, तो नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें अगर आप उस कुलकर्णी की बात करोगे जो पुणे के किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसका संबंध किससे है, तो उस व्यक्ति का और उसके साथ वाला जो व्यक्ति है उसका सीधा संबंध कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। फिर वहां से पेपर लीक होता है, केरल के जरिए वो राजस्थान पहुंचता है और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी जाती है। तो जो लोग धर्मेंद्र प्रधान पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे वो जायज थे, लेकिन उस व्यक्ति ने और इस सरकार ने दोबारा से जो नीट की परीक्षा करवाई, उसमें भले ही जो है वो वायुसेना की हेल्प ली हो, लेकिन उसका परिणाम तक आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब वो मुद्दा जो है वो मुद्दा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी उसको बनाए रखना जरूरी था। और बनाए रखना क्यों जरूरी था? तो आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी कौन सी गलतियां की? तो धर्मेंद्र प्रधान की पहली जो गलती थी, जिसको आप धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी गलती मान सकते हैं, वो गलती थी कि आज तक जो कोई शिक्षा मंत्री नहीं कर पाया वो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या किया? तो नई जो शिक्षा प्रणाली थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, उसको पूर्ण तरीके से इस देश में लागू करने का प्रयास किया गया। और जैसे ही यह प्रयास किया गया, आपने देखा दक्षिण भारत से कुछ पार्टियां जो है वो इसके खिलाफ खड़ी हो गई। जब भारतीय भाषाओं की बात हुई तो अब आप सोचकर देखिए कि आखिर इससे किसको दर्द था। तो इससे जो है वो सीधे तौर पर कॉलोनियल सिस्टम की अगर हम बात करें और जिस तरीके से धर्मांतरण का एक बड़ा खेल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाता है तो इनकी दुकानें बंद हो जाती है। मिशनरीज स्कूल हो चाहे मदरसे हो, आपने देखा ये सब लोग इस आंदोलन का हिस्सा है। इसकी फंडिंग कैसे हो रही है और उस फंडिंग के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने लगाम लगाई, नकेल कसी, एफसी, कोई भी जो है वो अब एनजीओ बाहर से फंडिंग नहीं ले सकता। तो ये दूसरा इनके ऊपर जो है वो सबसे बड़ी और घातक चोट थी। तो एजुकेशन के बहाने, वेलफेयर स्कीम के बहाने जो है, मानवाधिकार के बहाने बाहर से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर उसमें अगर आप देखोगे तो धर्मेंद्र प्रधान ने इतना ही नहीं किया, इतिहास में जो गलतियां हुई लेफ्ट ने और इससे पहले मौलाना आजाद ने, नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए या मुसलमान वोट को अपनी तरफ रखने के लिए जिस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, अब उसके इतिहास के पन्नों को जो है वो बदला जा रहा है। तो इसलिए एक वर्ग जो है वो छटपटा रहा है। आपने देखा होगा
एनसीईआरटी की किताब में 8वीं क्लास के सिलेबस में जब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात की तो तुरंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आग लग गई। आप सोचकर देखिए, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? और अगर ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है तो यशवंत वर्मा कौन है? उसने क्या किया? और ऐसे बहुत सारे जजेस जो रंगे हाथों जो है वो पकड़े गए। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वो भी तो उसी तरीके से खेल खेल रहा है। क्योंकि न्यायपालिका में जब बात आती है तो माननीय न्यायाधीश का काम होता है दोनों पक्षों के तर्कों को सुनना, तथ्यों की जांच करना, सबूतों की जांच करना और गवाहों के मद्देनजर उसके ऊपर फैसला देना। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु आकर जो है वो अपनी मूर्ति खुद ही ठीक कर ले। ये ज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष, या आप कह सकते हो कि हिंदुओं के लिए ही क्यों। तो इसमें कहानी जो है वो बहुत बड़ी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो तो सिस्टम हमारा होगा, तो ये उस सिस्टम का हिस्सा है जो जेएनयू से निकले हुए हैं। और आज आप देखिए इसमें जो है वो जेएनयू और कॉमरेड लेफ्ट पार्टी जो है वो किस तरीके से सबसे आगे इसको लीड कर रही थी। जहां जहां एजुकेशन हब है वहां वहां कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उकसाने का काम कर रही थी, भले ही वो किसी भी राज्य का कोई भी शहर हो सकता है। तो कल के इस पूरे आंदोलन में पूरी ताकतें एक साथ थी। राजनीतिक दलों को इसको राजनीतिक फायदा लेना था, एनजीओ का अपना एक दर्द था क्योंकि वो अब उनकी फंडिंग जो है वो बंद हो गई थी। और इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक पूरी तरीके से जो है वो लॉबी काम कर रही थी, क्योंकि उनको कहीं भी किसी तरीके की राहत नहीं मिल रही थी। तो कल छात्रों की आड़ ली गई क्योंकि छात्र जो है वो एक सेंसिटिव मुद्दा है, उम्र कम होती है, सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए सरकार जो है वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, उसके हाथ बंध जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉकरोचों को जो है वो बीच बीच में उनके ऊपर लाल हिट का जो है वो स्प्रे किया गया। और उसके बाद में अब जो खबर है वो ये भी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं ले रही है। और साथ में सौरभ दास जो सीजेए का एक प्रमुख व्यक्ति है, सीजेपी का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है अफवाह फैलाने के लिए, क्योंकि उसने अपने ट्वीट तक यह कर दिया कि एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। तो झूठी जानकारी देकर लोगों को उकसाने के लिए उसने भरसक जो है वो प्रयास किया और उससे आगे की सच्चाई। कल अचानक से जो है वो जंतर मंतर से सीजेपी के, चाहे वो सौरभ दास हो, आशुतोष राका हो, विजेता दहिया हो या फिर खुद अभिजीत दीपके हो, वो वहां से गायब हो गए थे। और आज उनका स्टेटमेंट यह है कि हां, कल संसद के धरना प्रदर्शन के बाद वो बर्गर खाने चले गए थे। तो कल इसलिए हमने वीडियो में कहा था कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं वो जरा थोड़ा सा जो है वो इस पूरी जो भी ये घटनाक्रम चल रहा है उसकी स्टडी करें और उसके बाद में इस तरीके की जो अफवाह तंत्र और ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाए। तो दूसरा है, अब है किसानों का। तो अब कल का दिन छात्रों का, आज किसान, और पूरी संभावना है कि शायद जो है वो अराजकता फैलाने का प्रयास किया जाए। अब मुद्दा क्या है, आप मुद्दे को थोड़ा समझिए। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड, और उस ट्रेड डील ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच सरकार किसी की भी हो, ट्रेड डील जो है वो होती रही है। और इस बार इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं हुई है। अब किसानों की मांग यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स को और किसानों का जो बाजार है उसको इससे बाहर रखा जाए, जबकि सरकार लगातार यह कह रही है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो डिमांड कर रहा है कि उनके जो प्रोडक्ट है उनके लिए भारतीय बाजार को खोल दिया जाए और आयात के ऊपर जो टैरिफ शुल्क लगाया जाता है उसको जीरो कर दिया जाए। लेकिन सरकार इसके ऊपर मान नहीं रही। अब इसको जब हम सच्चाई की कसौटी पर तथ्यों के साथ देखते हैं तो एक ऐसी कोई ट्रेड डील हुई नहीं जिसका विरोध किया जा सके। संभावनाओं के आधार पर अगर विरोध किया जाता है तो इसका दूसरा पहलू यह भी है, अगर तो अमेरिका की शर्तों पर भारत मान जाता, जैसा कि आपको पता है पीयूष गोयल और उसकी पूरी टीम, सरकार की पूरी टीम जो है अमेरिकी डेलीगेशन के साथ बहुत बार जो है वो बातचीत कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका की शर्तों पर भारत मान जाता तो अब तक ये ट्रेड डील पूरी क्यों नहीं हुई?
आखिर क्या वजह रही कि ये ट्रेड डील अटकी हुई है? और उसके पीछे कहानी एक ही आती है, अमेरिका बार बार स्टेटमेंट देता है कि भारत जो है वो झुक नहीं रहा, भारत मान नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर अमेरिका के साथ ट्रेड डील अभी कर नहीं रहा है, उस पर बातचीत कर रहा है, उसको वहां तक लेकर आना चाहता है जहां सरकार जो है वो लेकर जाना चाहती है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें दूसरा जो मुद्दा जोड़ा गया वो जोड़ा गया एमएसपी का। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसानों की आड़ क्यों? तो एक, इस देश में यह सरकार आंदोलन से झुक जाए ऐसा जो है वो कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन दो उदाहरण, एक, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम था उसको लेकर सरकार को झुकना पड़ा, और उसके बाद कृषि सुधार के 3 जो कानून थे उनको लेकर। अब इनको लगता है कि शायद आंदोलन की इसी तरीके के, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दों को उठाया जाएगा, सरकार जो है वो ब्लैकमेल होगी और फिर वो झुक जाएगी। क्योंकि कल के आंदोलन में भी इसी तरीके से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। एक तरीके से खबर यह जरूर चलाई गई कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मिलने पहुंचे अमित शाह से। तो अमित शाह गृह मंत्री है और संसद सत्र के दौरान अमित शाह से जो है वो लगभग हर दिन जो है वो बारी बारी सारे के सारे जो है वो मंत्री मिलते होंगे। इसमें कतई जो है वो कोई आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलते होंगे, क्योंकि इस सरकार में अमित शाह 2 नंबर की भूमिका में है। तो ये किसानों का जो खड़ा किया हुआ है, और 2020 में जो हुआ था वो आपने समझा, क्योंकि इसका एक दूसरा हिस्सा जो एक तरीके से फंडिंग से जुड़ा हुआ है। और आम आदमी पार्टी को लेकर गुरपवंत सिंह जो पन्नू थे उसका स्टेटमेंट क्या था, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज किसान आंदोलन, अब सवाल यह है कि कल क्या होगा। तो कल हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब आप कहोगे कि ये बीच में कहां से आ गया, क्योंकि कल भी उस जंतर मंतर पर जो हुआ संसद मार्च तक, उसमें जम्मू कश्मीर का भी एक बड़ा पार्ट जो है वो उसमें था। धारा 370 को वापस लागू करने के लिए एक पूरी लॉबी, और उसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब अरुंधति राय सीजेपी के उस कार्यक्रम में पहुंची थी। और एक जाने माने विदेशी पत्रकार जो इस कल जो है वो जंतर मंतर इस पूरे प्रदर्शन में देखे गए, वही पत्रकार जो है वो श्रीलंका के तख्ता पलट हो, चाहे मालदीव का हो, दूसरे देशों का, उन सब में जो है वो पत्रकार मौजूद था। तो उसकी मौजूदगी संदेहास्पद है। और दूसरा, जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर से और उससे पहले मणिपुर से अमेरिकी नागरिकों को पकड़ा गया, अमेरिका का क्या रोल है तो वो आप समझ सकते हैं कि ईसाई धर्मांतरण का खेल। और उसमें जब एफसीआरए को लेकर भारत सरकार सख्त हो जाए तो फिर ये लोग, और उसमें फिर जो तड़का लगता है, जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात की गई, तो उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके आसपास एक धर्म समुदाय के विशेष के लोग जो लगातार ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये सरकार गिर जाए, तो वो लोग भी इसमें शामिल थे। तो इसलिए कल का जो आंदोलन था वो नेतृत्वहीन था, अराजकता का पूरा जो है वो एक माहौल से भरा हुआ था, और पूरी साजिश थी कि इस देश में जो है वो नेपाल जैसे हालात बनाए जाए। लेकिन धैर्य के साथ साथ और इलाज करते हुए इस देश की पुलिस ने और जो सुरक्षा एजेंसियां थी उसने मोर्चा संभाला, और उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो गई। तो अब आज जो है वो नजर रहेगी किसानों के जो इस मूवमेंट के ऊपर कि होता क्या है। और जब इनकी बात आती है तो आपके इनके लीडर जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, तो आप देखिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो तो खुद जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं। और सच्चाई ये है कि 40 लाख फॉलोवर वाला व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 1100 वोट मिले। अब लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी ये भीड़ कहां से आती है, तो आप समझ सकते हैं ये भीड़ जो है वो कहां से और किस तरीके से इकट्ठा की जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।